खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दों के निशाने पर मर्दान में कचहरी गेट के करीब खुदकुश हमले में 13 अफराद जाँ बहक और 50 से जायद जख्मी। वारसक हमले में 4 दहशतगर्द हलाक। कौमी असम्बली में बानी MQM के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में पाकिस्तान मुखालिफ वाक़यात में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सोशल मीडिया पर अपनी ज़ाती तस्वीर पोस्ट करने से पहले एहतियात कीजिए, ज़रा सी गलती उम्र भर का पछतावा न बन जाए। और अब किसान हल नहीं, स्मार्टफोन चलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। कल आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म और ISPR के बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म में पेशरफ्त और कामयाबियों को गिनवाया गया। दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी गई। मोदी और रॉ की चालों का जिक्र भी हुआ। और फिर आज मर्दान कचहरी और पेशावर के इलाके वर्सक में दहशतगर्दों के हमले एक को तो नाकाम बना दिया गया। कहा यही जाता है कि इस तरह के हमले शिद्दत पसंद ग्रोह इसलिए करते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट है, लेकिन ये उनके लिए तसल्ली नहीं है जो अपने अजीज़ों को खो रहे हैं। और क्या ये सब CPEC की वजह से ही हो रहा है? और प्रोग्राम में आगे चलकर सोशल मीडिया और फेसबुक के गलत इस्तेमाल पर भी बात करेंगे। किस तरह ख़वातीन को निशाना बनाया जाता है और हल क्या है? खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों के निशाने पर पहले पेशावर के इलाके वारसक की क्रिश्चियन कॉलोनी पर सुबह सवेरे हमला किया, फिर मर्दान कचहरी में खून की होली खेली। मर्दान में कचहरी गेट के करीब खुदकुश हमले में 13 अफराद जाँ बहक और 50 से जायद जख्मी हो गए। तफसील इस रिपोर्ट में। आज दिन का आगाज हुआ ही था कि दहशतगर्दों ने खैबर पख्तूनख्वा को अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयों की लपेट में ले लिया। पहले वारसक की क्रिश्चियन कॉलोनी पर सुबह 5:50 पर हमला किया, जिसे पुलिस और पाक फौज के जवानों ने फौरी कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 खुदकुश हमलावरों समेत 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया, जबकि खुदकुश हमलावरों की फायरिंग से 2 FC एहलकार, 1 पुलिस कांस्टेबल और 2 गार्ड्स जख्मी हुए। अभी वारसक के इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी था कि तकरीबन 10 बजे दहशतगर्दों ने मर्दान कचहरी को भी निशाना बना डाला। खुदकुश बमबार ने पहले कचहरी गेट पर दस्ती बम हमला किया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो कचहरी बरामदे में खुद को धमाके से उड़ा लिया। गुज़श्ता रोज ही पाक फौज के सिपा सालार ने कहा था, हम दुश्मन की चालों को समझ गए। DG ISPR ने भी ज़र्ब-ए-अज़्म ऑपरेशन की फतूहात गिनवाई थी और वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा था कि दहशतगर्दी की सिर्फ दुम बाकी रह गई है। लेकिन आज के वाक़यात, बयानात और हकीकत के दरमियान फ़र्क वाज़ेह कर रहे हैं। आज के वाक़यात पर मज़ीद रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिक्योरिटी उमूर के माहिर ब्रिगेडियर साद मोहम्मद। ब्रिगेडियर साहब, बता सकते हैं कि ऐसे वाक़यात जो हैं इनकी प्लानिंग कितनी देर चलती है? इस किस्म की जो ऑपरेशंस होते हैं, इसमें कम से कम महीने से ज़्यादा का टाइम लग सकता है। इसमें 2 महीने 3 महीने भी हो सकते हैं, क्योंकि ये टारगेट्स चुने जाते हैं। उनकी जो मुख्तलिफ स्टेजिंग एरियाज़ होते हैं उनको देखा जाता है। वहाँ पर जो लोग होंगे उनके साथ बातचीत होती है और फिर जाके तो इनके जो हेडक्वार्टर्स जिधर भी हैं अफ़गानिस्तान में, वहाँ पर जाके फिर मंजूरी दी जाती है और फिर जाके ये लॉन्च होते हैं। तो और कॉस्ट कितनी होती है इस तरह के कॉस्ट एक ऑपरेशन के ऊपर कम से कम 10 से 15 लाख रुपए जो खर्चा है, अगर आप तमाम उसमें डाल दें, जिसमें इनके नेक्स्ट ऑफ इनको भी कुछ ना कुछ माली इमदाद देनी पड़ती है। जो स्टेजिंग पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर जिनके साथ ठहरे हैं उनको भी कुछ पैसा देना होता है, वेपन्स ख़रीदने होते हैं, बाकी जो लोग के आने जाने के जो रिकॉनेसेंस कर रहा है, जो कम से कम 2-3 इनके बंदे होंगे जो रिकॉनेसेंस करेंगे, फिर कन्फर्मेटरी रिकॉनेसेंस करेंगे। एक आदमी के ऊपर नहीं वो रिलाय करते जब तक कोलैबोरेशन नहीं होती है बाकी रिकॉनेसेंस जो करने वाले हैं। तो इसके ऊपर कम से कम 10 से 15 लाख रुपए जो है एक इस किस्म के ऑपरेशन। और अभी तक तो जिम्मेदारी जो है जमातुल अहरार ने कबूल की है। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल में इनका जो जमातुल अहरार है उनके पास ये काबिलियत फ़िलहाल है कि वो इस किस्म के हमले करती है। और अगर आपने पिछले भी देखे हैं
तो उन्होंने दावा भी किया था और बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसकी तस्दीक भी कर दी कि ये वहाँ से अफ़गानिस्तान से प्लान हुए और बादशाह खान यूनिवर्सिटी हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया, बाकी जो वाक़यात हैं। और बड़ा एक और क्वेटा वाला हमला था जिसमें कंपीटिंग क्लेम्स थे। क्वेटा में थोड़ी सी उनको कॉपरेशन मेरे ख्याल में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की चाहिए होगी, क्योंकि जमात अल-अहरार की उस तरह रीच क्वेटा में नहीं है जो उनके पेशावर वैली में है या पख्तूनख्वा में है या फाटा में है। तो उधर उनको बाकी ऑर्गेनाइजेशंस, अल-कायदा एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक लश्कर जंगवी, इसकी कॉपरेशन मिल सकती है, या जो बलोच सब नेशनलिस्ट हैं उनकी सपोर्ट भी आ सकती है। लश्कर जंगवी पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता, क्या वजह है? लश्कर जंगवी, हमने ये जो ग्रुप्स थे ना, ये ज़्यादातर स्टेट स्पॉन्सर्ड थे शुरू से। उनके कोई अहदाफ थे स्टेट के वो कर लें। कोई जो ईरानियन इन्फ्लुएंस आ रहा है, जो बाकी सेक्टेरियन यहाँ पर मसाइल हैं, उनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए बाद में उनको एक मोरे के तौर पे इस्तेमाल किया बलोच सब नेशनलिस्ट को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। तो वो फिर जब इस किस्म का हो जाता है, वो पुलिस या बाकी जो इदारे होते हैं उनको पता नहीं चलता कि या इनको अगर हमने हाथ डाला तो ये अपने निकलें। तो जब तक ये हम अक्रॉस द बोर्ड एक डिसीजन ना लें कि इन सारों को हमने एलिमिनेट करना है, ताकि हमारी जो सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि जो भी इसमें मुलव्विस है उसको इन्होंने हाथ डालना है। तो हमने ये जो रखे हुए हैं कुछ ग्रुप्स जिससे आप फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए डिज़ास्टर्स पॉलिसी रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस किस्म की पॉलिसीज़ के ऊपर नहीं जाएंगे। गुड तालिबान, बैड तालिबान, इस पर ANP की बुशरा गौहर भी लाइन पर मौजूद है। बुशरा साहिबा, बता सकती हैं कि ये जो गुड तालिबान बैड तालिबान वाली जो पॉलिसी है, इसका फिर अभी तक हम देख रहे हैं ये क्या ख़त्म कर दी गई है? नताइज हम आज भी देख रहे हैं जब पेशावर, वर्सक, मर्दान में हुआ। देखिए, जो बज़ाहिर तो लगता है कि वही पॉलिसी चल रही है और अभी भी अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान की जो डिस्टिंक्शन है वो हो रही है। स्टेटमेंट्स में ये बताया जाता है कि ये नहीं हो रही, लेकिन जो हम ऑन ग्राउंड देख रहे हैं तो यही लगता है कि अभी तक ये पॉलिसी शिफ्ट नहीं आया। लेकिन कल जो ISPR का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें यही बार बार कहा जा रहा है कि ज़रबे अज़्ब हो, जहां भी कोमिंग ऑपरेशंस भी हो रही हैं, तफरीक नहीं की जाए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है ये ऑपरेशन, तमाम ग्रोहों को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, वो तो मैं यही कह रही हूँ कि स्टेटमेंट्स तक तो ये बात आ रही है। अभी तक जो नेशनल एक्शन प्लान जिस पे सबका कंसेंसस है उसकी रिव्यू नहीं हुई, पार्लियामेंट में वो प्रेजेंट नहीं हुआ। मेरी नज़र में अभी तक ये पॉलिसी शिफ्ट बिल्कुल नहीं हुई और इसीलिए हम ये स्ट्रेस देख रहे हैं कि दहशतगर्द बड़े आराम से आके वो टारगेट करते हैं और इतनी ज़्यादा डेवस्टेशन करते हैं और हम सिर्फ यही बात करते रह जाते हैं कि दहशतगर्द की हमने कमर तोड़ दी है। एक और बात जो बहुत कंसर्निंग है वो ये है कि अगर सर्टेन एरियाज को ऑपरेशंस में क्लियर किया है तो वो दहशतगर्द जिनको इन्होंने हटाया उनकी अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है, कोई लिस्टिंग की ये कितने लोग, अगर 1000 को मारा है तो वो कौन लोग थे, और जो कह रहे हैं कि उनको निकाल बाहर किया तो उनको कहाँ निकाल बाहर किया है, वो कहाँ स्लीपर सेल्स इनके किधर हैं, उनको क्यों नहीं छेड़ा जा रहा है। तो मेरे ख्याल में अभी तक तो हक्कानी नेटवर्क की बात होती है, खुद खुले आम फॉरेन एडवाइजर कहते हैं सरताज अजीज साहब के, उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो इधर ही हैं, उनकी फैमिलीज इधर हैं। तो ये नहीं हो सकता कि कुछ को आप रखेंगे, आपने क्लियरली जो पार्लियामेंट की एक वो है रेजोल्यूशन है कि हमारी जो सरजमीन है वो दहशतगर्दी के लिए नहीं इस्तेमाल होगी और किसी के खिलाफ नहीं होगी। जी ब्रिगेडियर साहब, बुशरा साहिबा ने भी कहा कि जब बताया जाता है कि इतने दहशतगर्द पकड़े गए हैं, स्लीपर सेल्स जो हैं पकड़े गए हैं, निशानदही नहीं की जाती कि ये कौन लोग हैं, किन तंजीमों के साथ इनकी वाबस्तगी है। नहीं, मेरे ख्याल में बता रहे हैं और ऐसी तो मैंने कभी देखी नहीं है कि ये जब पकड़े जाते हैं तो वो बता रहे थे कि किस तंजीम के साथ। शायद वो कल अगर वो केस अदालत में जाता है तो उसकी वजह से वो ज़्यादा मालूमात वो पहले से नहीं देना चाहते हैं कि ये किस पार्टी के साथ। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो जब पकड़े जाते हैं या तो वो कहते हैं कि जी बैंड ग्रुप के साथ था या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ था। तो ये मेरे इस तरह ओपन अनाउंस करना, मेरे ख्याल में उसका कोई लीगल प्रॉब्लम होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ऐसे है। दूसरी ये कि जो बात आपने जो की कि जो हमारी स्टेटेड पोजीशन है वो बिल्कुल सही है जी,
उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है, किसी को इख्तलाफ नहीं है। बस मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी स्टेटेड पोजीशन है उसके ऊपर अमल भी करें। राइट, ठीक है। दूसरा ये है कि जो जमात अल हरार है और ये बाकी जितनी भी तंजीमें जो अफगानिस्तान बेस्ड हैं इस वक्त, हम एक दूसरे को एक टिट फॉर टैट हमने एक वो शुरू किया हुआ है कि अगर वो देखते हैं कि वो वहाँ पर हमने रखे हुए हैं तो वो भी रखते हैं। इफ़ वी आर लुकिंग द अदर वे दे आल्सो लुक द अदर वे। उसको वो नहीं कर रहे हैं। अमेरिका कभी कभी बीच में एक आध ड्रोन कर देता है लेकिन कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता है। इनके जो लोग हैं, बिल्कुल मेरी 100% मालूमात है कि जो इनके लोग अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं वो जाके जलालाबाद में मिलिट्री हॉस्पिटल से इनकी ट्रीटमेंट भी होती है, इनके पास कार्ड्स भी हैं। अभी हमें अफगानिस्तान में एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। इसको इस तरह, इस जंग को इस तरह रह देने जो हम इस तरह कर रहे हैं ना, इस वक्त वी आर इग्नोरिंग अफगानिस्तान, वो इग्नोर कर रहे हैं। बुशरा साहिबा, आप एक पॉइंट लेना चाही थी। एक तो मैं पूछना चाहूँगी, सीपैक को साबोटाज किया जा रहा है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग अल्फाज में आर्मी चीफ ने भी कल कहा गया था, इससे आप इत्तेफाक करती हैं? ये मुझे तो समझ नहीं आए कि सीपैक को अगर टारगेट किया जा रहा है तो सीपैक जहाँ से गुजर भी नहीं रहा तो उधर लोगों को क्यों टारगेट किया जाता है। ये तो बिल्कुल एक पैटर्न के साथ, आप देखें काबुल यूनिवर्सिटी, बादशाह खान यूनिवर्सिटी, क्वेटा, आज मर्दान का, ये तो एक बहुत क्लियर पैटर्न है कि जो एजुकेटेड पख्तून हैं उनको अब टारगेट किया जा रहा है। और ये कहना जो मैं समझती हूँ, इधर जो हमारी जिम्मेदारी है, जो इधर दहशतगर्दों की इलाज मालजे हो रहे हैं उनको फैसिलिटेट किया, उसको तो पहले हम पकड़े। और जब तक हमने ये फैसला नहीं किया, क्योंकि ये कहना वहाँ हमारे नौजवान पूरी नस्ल को तबाह किया क्वेटा में, और आपको सीपैक एक सड़क की फिक्र है। अगर सड़क की आपको इतनी फिक्र है तो ये बता दें कि ये सड़क जो क्वेटा से गुजर ही नहीं रहा तो ये क्वेटा को क्यों अटैक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बात करने का बुशरा साहिबा और ब्रिगेडियर साद साहब। वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद MQM के बानी के खिलाफ कौमी असेंबली में करारदाद। वेलकम बैक टू द शो। कौमी असेंबली में बानी MQM के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद में पाकिस्तान मुखालिफ वाक़यात में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया। MQM के बानी के खिलाफ करारदाद पाकिस्तान और पाकिस्तान की असास के खिलाफ नारेबाजी और प्रोपेगंडे के बाद हुकूमती जमात के रुकन और वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर बर्जीस ताहिर ने ऐवान में पेश की। करारदाद में पाकिस्तान मुखालिफ वाक़यात में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया है और कहा गया है कि ऐवान इश्तियाल अंगेज तकरीर, मीडिया दफातर पर हमले और पाकिस्तान मुखालिफ नारों पर MQM के बानी की शदीद मजम्मत करता है। कानून और आइन के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई फौरी तौर पर अमल में लाई जाए। मुत्तहिदा के अराकीन असम्बली ने करारदाद की मुखालफत नहीं की। ऐवान में खिताब करते हुए MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि वो चाहते थे कि हुकूमत से कबल अपनी करारदाद पेश करें, लेकिन हुकूमत इससे पहले ही अपोजिशन के साथ मिलकर अपनी करारदाद ले आई। जो हमारा इक़दाम था 23 अगस्त का और आज जिस पर हमने बात की, उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों को इस मौके पर मुजरिम बनाकर कठेरे में खड़ा कर दिया जाए, हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। MQM की मुजवजा करारदाद भी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी गई है। क्या हुकूमत MQM के खिलाफ पाबंदी या कार्रवाई के लिए संजीदा है? अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह पहले ही MQM पर पाबंदी की मुखालफत कर चुके हैं, तो क्या इस करारदाद की मंजूरी के बाद ये मामला कौमी असम्बली से रफा दफा हो जाएगा? हुकूमत की करारदाद और MQM की करारदाद पर मजीद बात करने के लिए लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं MQM के रहनुमा सलमान मुजाहिद। सलमान साहब, बता सकते हैं कि क्या हुकूमत ने प्रीएम्प्ट किया MQM की जो करारदाद थी और क्यों किया? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें मौका फराहम किया। करारदाद तो असेंबली में आना ही थी और अच्छी बात है कि एक हुकूमत की तरफ से और पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों की तरफ से एक करारदाद आई जिसे हुकूमत के तकाबर पढ़ा गया और हमने उसकी मुखालफत भी नहीं की, बल्कि हमने उस करारदाद को साथ भी दिया और वो यूनानिमसली पास भी हुई। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की आपने स्पीच सुनी होगी जिसमें उन्होंने फरमाया कि अगर मेरी करारदाद भी मुझे पढ़ने दी जाती, बहरहाल दे रहा है, दुरुस्त है। आपको लगता है कि आपको मौका नहीं दिया गया फिर बात करने का या इसको पेश करने का?
नहीं बिल्कुल, करारदाद तो आनी थी, और करारदाद हमारे भी कोई कमोबेश उसी तरह से थी। जो जुमले अदा किए गए थे, जो स्पीच थी पाकिस्तान के खिलाफ, उसको कंडेम करने की, और फिर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को पूरा स्पीच का मौका दिया गया और उन्होंने पूरी अपनी स्पीच की, पूरी अपनी बात की। लेकिन एक फ़र्क था सलमान साहब, और ये था कि जो नस्ल की बुनियाद पर तफरीक, उस पर भी बात की गई थी, उसकी वजाहत कर सकते हैं? आप थोड़ा अपने सवाल को थोड़ा वाज़ा करें। जी, करारदाद में क्या फ़र्क था? जो हुकूमत की करारदाद थी और MQM की थी, ज़ाहिर है अल्फाज तो कमोबेश वही थे, लेकिन एक फ़र्क तो था, और इस पर आपने एथनिसिटी की बात की थी अपनी करारदाद में। देखिए, एक तो कौम तो है ना, महाजिर कौमियत तो एक है ना, उसको अगर एक स्पीच की वजह से पूरी कौम को दीवार से लगाने का अमल हो तो वो नाकाबिल कबूल होता है। तो उसके ऊपर हमने अपना नुक्ता उठाया और आवाज़ एहतजाज बुलंद की कि पूरी कौम को इसकी सज़ा ना दी जाए, पूरी मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान को इसकी सज़ा ना दी जाए। हम मुहिब वतन जमात हैं, बाई बर्थ बाई सोल बाई हार्ट हम पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान का इंटरेस्ट सबसे मुकद्दम है हमारे लिए, पाकिस्तान का मफाद सबसे मुकद्दम है। पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के खिलाफ कोई बात होगी तो मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी। सलमान साहब, एक थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन लेकिन नज़र आ रही है। वासे जलील साहब और अजीज़ाबादी साहब की जो कल ट्वीट्स थी, वो कुछ और कह रहे थे। उनका कहना था यही था कि जो बानी है MQM के, वो तो हमेशा एक साथ देंगे। मैं पढ़ रही हूँ, नो MQM विदाउट अल्ताफ हुसैन। देखिए, जहाँ तक ट्वीट्स के, तो हम उससे यही कहेंगे कि अब इन ट्वीट्स की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आरजी मरकज PIB से हुई, जिसमें हमने अपने MQM के आइन में शीट नंबर 9B में तरमीम करते हुए जो बानी रहबर MQM का जो एक सवाबदीदी इख्तियार था तौसीक करने का, फैसलों का, उसको ख़त्म कर दिया। अब वहाँ से किसी किस्म के फैसला ना लिया जाएगा ना। तो ये क्या वजह है कि ऐसी बातें आ रही हैं लंदन की तरफ से? अब ये तो वही बता सकते हैं, पर हम इसे डिनाउंस करते हैं और हमने इज़हार अल्लाह ताल्फी किया, और हम इन्हें अहमियत नहीं देते, क्योंकि हमारे जो फैसले हो रहे हैं वो मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान में ही हो रहे हैं। सलमान साहब, आपने कहा है कि ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया गया है, आइन को भी तब्दील कर दिया गया है, लेकिन अब पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल हैं, उनका यही कहना है कि ये तो सब ड्रामा है। देखिए, ये कोई फिक्स मैच नहीं है, हमारे एक्शंस बता रहे हैं। पहले ये कहा गया जी ला ताल्लुकी का ऐलान करें, हमने स्पीच से ला ताल्लुकी का ऐलान किया। फिर कहा गया कि अल्ताफ हुसैन साहब से ला ताल्लुकी का ऐलान करें, हमने उससे किया। अब उन्होंने मतलब ये रोना शुरू किया कि जी मैंडेट तो उनका है, ये इस्तीफे दें। मैंडेट तो मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान को दिया है, तो मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के लोग जो है मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ते हैं, वोट तो हमारा है। लेकिन अब इनका तो, अब मैं क्या कह सकता हूँ, यही कहता हूँ कि अल्लाह ने नेक हिदायत है। जी, अच्छा, आगे चलकर आपको लगता है कि MQM is being pushed into a corner? अभी हमें ये थोड़ा सा फील हो रहा है कि मसला अल्ताफ हुसैन साहब की स्पीच का नहीं है। मसला जो है पाकिस्तान मुर्दा का नारे का नहीं है। जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं आज इस सिनारियो में, इस क्रिटिकल सिचुएशन में, मसला उनको कॉर्नर करने का है। तो हमें पॉलिटिकल स्पेस चाहिए, हमें पॉलिटिकल स्पेस देना होगा। हम इस पार्लियामेंट की चौथी बड़ी जमात है, मुल्क की तीसरी बड़ी जमात है, लेकिन अगर हमें सियासी आज़ादी नहीं दी गई, गैर कानूनी तौर पे अगर हमारे दफातर को गिराया जाता रहा, इलीगल है आप गिराइए, लेकिन जो लीगल है उसको तो ना गिराइए। तो हमें आपको पॉलिटिकल स्पेस तो देना होगा। ठीक है, इसलिए हम पॉलिटिकल स्पेस MQM को देना होगा, क्योंकि चौथी सबसे बड़ी जमात है। लेकिन अब वक्त हुआ है ब्रेक का। सलमान मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया बात करने का। और ब्रेक के बाद फेसबुक और फेसबुक पर ब्लैकमेल। न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुशामदीद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक ऐसा जरिया है जहां आप कोसों दूर भी अपने दोस्तों और घर वालों से राब्ते में रह सकते हैं। खुशी हो या गम हो, अपनी तस्वीर और ख्यालात सबका इजहार इन पर खुलकर कर सकते हैं। लेकिन अगर एहतियात ना की जाए तो ये प्लेटफॉर्म्स आपको किस तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं, जानिए अली हाशमी की इस रिपोर्ट में। फेसबुक एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहां हमारे नौजवान लड़के लड़कियां अपने दिन भर की एक्टिविटीज तस्वीर के साथ शेयर करते हैं।
इन्हें इल्म ही नहीं होता कि इनकी तस्वीर पर कोई नजर रखे हुआ है, जो वक्त पड़ने पर इन्हें पूरी तरह से इस्तेमाल करेगा। और हो सकता है फिर आपके साथ वही सब कुछ हो जो इस खानदान के साथ हुआ। मेरी बेटी बहुत मासूम थी कि कुछ ऐसा नहीं कर सकती है। ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा लॉस है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। ये माँ है उस लड़की की जिसने अपनी कुछ तस्वीर फेसबुक पर अपलोड की और फिर उस लड़की के दोस्त ने इन तस्वीर से न सिर्फ फेक अकाउंट्स बनाए बल्कि चेहरे भी तब्दील करने के बाद लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और आखिरकार लड़की इतनी जहनी अजियत का शिकार हुई कि इसने अपनी जान दे दी। देखिए, हमसे गलती हो गई, जो हमने यानी वन ऑफ द वर्स्ट हमको वो मिला उसका रिजल्ट। मैं चाहता हूँ कि नहीं किसी और की बेटी के साथ ऐसा हो। याद रहे, सोशल मीडिया पर आपको जो कुछ दिखता है उस पर आंखें बंद करके यकीन नहीं किया जा सकता। फेसबुक पर एक ही नाम और एक ही तस्वीर की आप लोग कई प्रोफाइल्स तो देख ही सकते हैं। किसी भी ग्राफिक डिजाइनर के लिए चेहरा चेंज करना मिनटों का काम है, लेकिन अगर कोई किसी चेहरे को चेंज करता है तो मेरी नजरों में वो धोखा देना है। इसी तरह चेहरे तब्दील करने की कुछ बैनुल अक़वामी मिसालें भी देखें ताकि आप लोग हर तस्वीर पर आंखें बंद करके भरोसा ना करें। नाजरीन को याद होगा कि एक जमाने में उसामा बिन लादेन के कई इंटरव्यूज और फुटेजेस मंजर आम पर आई जिनमें वो मुख्तलिफ धमकियां देते नजर आए, लेकिन ये चेहरे बहुत आराम से तब्दील किए जाते हैं। बस मिलते जुलते शख्स को तलाश किया जाता है और फिर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के जरिए इन चेहरों को मिलाकर मतलूबा शक्ल तैयार कर ली जाती है। ऐसे बढ़ते जराइम की वजह से अब कानून भी बन चुका है जिसमें 5 लाख रुपए जुर्माने के साथ 7 साल की कैद भी है। बस जरूरत है कि आप लोग ब्लैकमेल करने वालों की शिकायत दर्ज करवाएं ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। कैमरामैन अली के साथ अली हाशमी, डॉन न्यूज़, कराची। ऐसे वाक़यात में इजाफा क्यों हो रहा है, इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर पर लाइन पर मौजूद हैं डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट निगत दाद। ख़वातीन को ब्लैकमेल करना इतना आसान क्यों है, उनको क्यों निशाना बनाया जाता है? अंबर, मेरे ख्याल में इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि ये एहसास कि इंटरनेट पे होने वाली जो भी कार्रवाई या कोई फ्रॉड या लड़कियों की तस्वीरों को फोटोशॉप कर देना वो एक जुर्म नहीं है और उससे बचने की मतलब लोगों को पता है कि वो किसी कानून के अंदर नहीं आ सकते। तो एक तो ये वजह, दूसरी वजह ये कि एक आगाही की भी कमी है। वो लोग जो अपनी तस्वीरें डालते हैं, वो लोग जो इंटरनेट का और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और वो इन्फॉर्म डिसीजन नहीं कर पाते कि सोशल मीडिया पे उनका जो डेटा जा रहा है वो किस किस की नज़रों में आ सकता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ और ये सिर्फ ख़वातीन नहीं बल्कि हर इंटरनेट यूज़र उसको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी उसके सोशल मीडिया पे जाने वाली मालूमात, उसकी तस्वीर, उसकी कोई भी एक्टिविटी, जिस तरीके से रेस्टोरेंट्स में जाते हुए हम लोग चेक इन कर देते हैं, तो कौन कौन उसको सर्वेल कर रहा है या मॉनिटर कर रहा है। जिन्होंने ब्लैकमेल करना है वो आपको टारगेट करेंगे और मॉनिटर करेंगे और आपकी एक आम सी तस्वीर को लेकर भी वो फोटोशॉप करके आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। निगत आपने बात की डेटा की और इस हवाले से हमारे पास एक और स्टोरी भी है जो आप सुनेंगी, इस पे भी हम बात करेंगे। लाहौर में भी कुछ अरसा ऐसा ही वाक़या मंजर आम पर आया था जिसमें एक शख्स ने लेडी डॉक्टर्स का डेटा चोरी किया और उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू किया। इस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है, जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे शिराज हसनात से। जी अंबर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर म्यू हॉस्पिटल के सामने और इस केस से हवाले से थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 1 साल पहले ये केस पुलिस को रिपोर्ट हुआ जिसमें ये इंकिशाफ किया गया कि एक शख्स है जो मुख्तलिफ तरीक़ों से ख़ास तौर पे जो लेडी डॉक्टर्स हैं और जो नर्सिस हैं और पैरामेडिक्स हैं, जो फीमेल पैरामेडिक्स हैं, उनको ब्लैकमेल करता है। उसके बाद उन्हें कहता था कि वाइबर पे या किसी और सॉफ्टवेयर पे जो इंटरनेट टूल्स हैं उस पर आपको एक कोड आया है और फौरी तौर पे ये कोड जो है मुझे इन्फॉर्म कर दें। जो जिस बंदे को आप इनिशियली बता रहे हैं उसकी पूरी बैकग्राउंड वो आप पे ट्रस्ट करेगा और जब आप एक इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम बता रहे हैं तो वो फ़ौरन वो आपको कोड बता देता था। ये उस कोड के ज़रिए फौरी तौर पे उस मोबाइल का तमाम डाटा, जिसमें बहुत पर्सनल चीज़ें भी मोबाइल होल्डर की होती थी और उसके पर्सनल मोबाइल नंबर, वीडियोस, एवरीथिंग वो एक्सेस करके अपने पास रख लेता था। यहाँ से एक ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू होता था जिसके बाद ये खास तौर पे उन लेडी डॉक्टर्स को कॉल करता था, उन्हें ब्लैकमेल करता था कि आप मुझे पर मंथ 15 या 20 हज़ार रुपया दें और अगर आप नहीं देंगे तो मैं ये कुछ कर दूंगा, आपकी पिक्चर्स नेट पे डाल दूंगा, आपकी फैमिलीज़ को इन्फॉर्म कर दूंगा। जब ये मामला बढ़ा तो YDA पाकिस्तान के जो जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सलमान काज़मी, जिनका म्यू हॉस्पिटल से ताल्लुक है,
इन्होंने इस पर इनिशिएटिव लिया, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को लेटर लिखा, म्यू हॉस्पिटल लाहौर का जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है ग्वाल मंडी, वहाँ पे एक FIR लॉन्च की और उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इसको पकड़ा। तो जिसके बाद ये सारे इंकशाफात की एक सीरीज शुरू हुई। अब इस केस से मुतालिक क्या अपडेट है और सारा कुछ, हमारे साथ डॉक्टर सलमान मौजूद है। सलमान, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले ये इनिशिएटिव आपने लिया, अब आप डॉक्टर कम्युनिटी के कंप्लेनेंट भी हैं, रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। अब इस केस का स्टेटस क्या है? अब्दुल वहाब अलवी जो अक्यूज था उसकी बेल्स रिजेक्ट हो गई हैं हाई कोर्ट से भी, लेकिन यू आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन, क्या वजह है? जी मसला ये है कि जो बड़ा वाइटल पीस ऑफ एविडेंस है जो लैपटॉप इससे बरामद हुआ है, उसके अंदर जितनी वीडियोस और जो बाकी सारी चीज़ें हैं, जो सारा वाइबर की हैकिंग है, वो सारी इस्टेब्लिश उसके ज़रिए होती है। जब तक उस लैपटॉप को रिकॉर्ड पे नहीं रखा जाएगा, क्योंकि दहशतगर्दी अदालत के जज भी ऑर्डर कर चुके हैं पुलिस को कि आप लैपटॉप पेश करें, मगर पुलिस उसको पेश नहीं कर रही। और जो पुलिस के हाई ऑफिसर्स हैं उनका ये कहना है कि सर बहुत सारी ख़वातीन की इज़्ज़त का सवाल है, क्योंकि अगर डाटा पब्लिक हो गया और वो चीज़ें लोगों के सामने आ जाएंगी, उनकी पर्सनल डाटा या कुछ ऐसी तस्वीर जो इसने एडिट की हुई हैं, तो उनके लिए माशरे में रहना मुश्किल हो जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि इस तरह वो इनडायरेक्टली क्रिमिनल को ही हेल्प आउट कर रहे हैं और 3 साल से इसको कोई अरेस्ट नहीं कर सका था। तो ये वाकई एक ब्रेक थ्रू है। मैं इस पर थैंकफुल हूँ सिक्योरिटी एजेंसीज़ का कि उन्होंने जो इसको अरेस्ट किया, वरना ये ट्रेस ही नहीं होता था। एक केस FIA पेशावर में लॉन्च हो चुका है और बाकायदा तौर पे FIA पेशावर ने आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जो पंजाब पुलिस है, उससे ये रिक्वेस्ट की है कि इस अक्यूज़ को फौरी तौर पे उनके हैंड ओवर किया जाए, क्योंकि जिस लेडी डॉक्टर ने ये केस पेशावर में इसके खिलाफ लॉन्च किया है, उसने इसका इंकशाफ किया है कि इस मुलजिम की वजह से उसकी डाइवोर्स हो चुकी है, क्योंकि उसने इस तरह की बातें उसके खामद से की थी, क्योंकि वो रिश्ता कंटिन्यू नहीं हो सका। बहरहाल ये सिलसिला जारी है। मुलजिम अभी जेल में है, उसकी हाई कोर्ट से जमानत हो चुकी है। एंटी टेररिज्म में एक केस चल रहा है और एविडेंसेस चूँकि एज़ पर डॉक्टर सलमान पुलिस कुछ वीक प्रेजेंट कर रही है, लिहाजा इस केस की इन्वेस्टिगेशन को बेहतर होने की ज़रूरत है। जी निगत, आपने ये केस भी सुना, इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियाँ भी हैं। लैपटॉप का मामला था तो आपने कहा कि सज़ा भी नहीं होती, कानून भी नहीं है, कुछ वजाहत करेंगी मुख्तसरन? अंबर देखें, अगर जहाँ तक कवानीन की बात की जाए ना, तो एक कानून तो अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है, ठीक है, लेकिन उससे पहले भी कवानीन मौजूद थे जिनके अंदर लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया। इसका मतलब ये है कि कवानीन थे जिनके अंदर लोगों को सजाएं हो सकती थी और हो सकती हैं। जो सबसे बड़ा इस वक्त लैप्स है वो समझने की ज़रूरत है कि लोगों को जो इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं उनको समझ और अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो कौन से अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिक करें और कौन सी इंफॉर्मेशन को पब्लिक नहीं करें। तो किस तरह समझाया जाए? सॉरी, किस तरह समझाया जाए? इसके लिए देखें, एक तो मैस अवेयरनेस रेजिंग की ज़रूरत है। दूसरा ये कि जो मेरा जो इदारा है, हम लोग मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स में जाके बच्चियों को और बच्चों को बताते हैं कि इंटरनेट का किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल वो कर सकते हैं। और हमें बहुत सी कंप्लेंट्स आती हैं, जिस तरह अभी जो पहले केस स्टडी आई थी जिसमें बच्ची ने खुदकशी कर ली और वो इतनी ज़्यादा जहनी अजियत का शिकार हुई, इसको कहीं से सपोर्ट नहीं मिली। हम लोग हमारे पास बहुत सी कंप्लेंट्स आते हैं और उसमें बाज़ औक़ात बच्चियाँ शिकायत नहीं दर्ज कराना चाहती, वो सिर्फ बात करना चाहती हैं। उनके पास वो सपोर्ट मुहैया नहीं होती जो उनको चाहिए, जिस जहनी अजियत का वो शिकार होते हैं। तो हमारे इदारे ये काम करता है कि हम उनकी बात सुनते हैं, उनको हर तरीके से गाइड करने की कोशिश करते हैं, डिजिटल सिक्योरिटी के हवाले से, लीगल रिकॉर्ड्स के हवाले से, या अगर उनके पेजेस हैक हो गए हैं या किसी तरीके से। तो किस तरह से आपसे रब्ता किया जाए? हम लोग अभी एक हेल्पलाइन लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अभी एक ह्यूमन राइट्स ट्यूलिप अवार्ड के लिए भी नामजद किया गया है और अगर मैं वो अवार्ड जीत जाती हूँ तो उसके ज़रिए से जो इनाम मिलेगा उससे हम लोग ये मैसिव लेवल पे एक हेल्पलाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान में, जिससे लड़कियाँ जो है वो हमसे रब्ता कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए भी मुझे पाकिस्तानी अवाम की ज़रूरत है कि वो ऑनलाइन वोटिंग करेंगे तो हम लोग ये इनाम या अवार्ड जीत सकते हैं। लेकिन इसके अलावा डिजिटल राइट्स फाउंडेशन.pk हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे हमारी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखी हुई हैं, हमारे फ़ोन नंबर्स, हमारी ईमेल्स, हमारे फेसबुक पेजेस हैं डिजिटल राइट्स फाउंडेशन के नाम से, उस पे लोग रब्ता कर सकते हैं और हमें अपनी गुजारिश। बहुत उम्मीद है कि आपको ये ट्यूलिप ह्यूमन राइट्स अवार्ड में आप इससे मज़ीद लोगों में आगाही फैला सके। लेकिन अब वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद किसानों को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, मगर क्यों? आपने सवाल गंदम और जवाब चना की मिसाल तो सुनी होगी, लेकिन अगर ये कहा जाए कि पंजाब हुकूमत इसका जीता जागता नमूना है तो गलत ना होगा।
जानिए हुकूमत पंजाब के अनोखे तजर्बे के बारे में। पंजाब हुकूमत कभी लोड शेडिंग और बेरोजगारी के सताए आवाम को एयर कंडीशन, मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन से बहलाने की कोशिश करती है, तो कभी बच्चियों की तालीम को बेहतर बनाने के लिए मुर्गियों का सहारा लेती है। और अपनी इस रवायत को कायम रखते हुए पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया है कि उसने किसानों की मुश्किलात का हल तलाश कर लिया है। गरीब किसानों को सस्ती खाद, ट्यूबवेल के लिए सस्ती बिजली तो शायद न मिले, लेकिन अब स्मार्टफोन जरूर मिलेंगे। पंजाब में हुकाम के मुताबिक किसानों को 50 लाख स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जिसका मकसद किसानों को काश्तकारी से मुताल्लिक जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में आगाह करना है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर उमर सैफ का कहना है कि अक्टूबर तक स्मार्टफोन मुहैया कर दिए जाएंगे। अब कोई पंजाब हुकूमत को बताए कि बेशतर किसान अनपढ़ हैं और जो पढ़े लिखे हैं वो फसल की देखभाल करें या स्मार्टफोन चलाना सीखें। क्या इन स्मार्टफोन्स को देने के लिए भी खादिम आला जगह जगह पंडाल सजाएंगे और कौमी खजाने को भारी टीका लगाएंगे? लेकिन ये बात पंजाब हुकूमत को कौन समझाए जो मसाइल हल करने और अपनी तशहीर के बस नित नए तरीके ईजाद करती रहती है। ये तो हुई किसानों की मुश्किलात का एक हल। और अब आपने करतब तो बहुत देखे होंगे। हम आपको दिखाते हैं कि ऐसी वीडियो जिसमें नौजवान कई 100 फीट ऊंची दीवार पर एक पहिए वाली साइकिल चला रहे हैं। अगर प्रोग्राम के बारे में आपका कोई सवाल हो, आप अपनी राय से हमें आगाह करना चाहें तो न्यूज़ वाइज का फेसबुक पेज हाजिर है। मेरा ट्विटर हैंडल है @अंबराशमसी और न्यूज़ वाइज का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है @newswise_dawn। खुदाफिज, देखते रहिए डॉन न्यूज़।